हेलो, मैं चेतन लाल रेकर, श्रेय आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में सामाजिक स्त्रीकरण के कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी, आज हम उसके जो सिद्धांत जो समाजशास्त्रियों ने दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें जानना आवश्यक है कि वो कौन से क्या कारण थे कि विश्व के सभी समाजों में स्त्रीकरण विद्यमान है तथा इसकी प्रक्रिया क्या है। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समाजशास्त्र ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें से कुछ सिद्धांत जो है यहाँ हैं जिनको हम आज उसका उल्लेख करेंगे। उसमें पहला जो सिद्धांत है वह है संघर्ष का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल मार्क्स का नाम सबसे सम्मान और अग्रणीय है। उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया है और इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी जो प्रमुख जो कृति थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया था और उन्होंने लिखा था कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में रहा है या आया है उनका जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं और उनमें परस्पर संघर्ष रहा है। प्राचीन समय में स्वतंत्र और दास, कुलीन व अकुलीन, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी, पीड़ित आदि वर्ग रहे हैं। वर्तमान पूंजीवादी समय में जो पूंजीपति वर्ग हैं या श्रमिक वर्ग हैं, ये दो ही प्रमुख रूप से वर्ग दिखाई देते हैं और दोनों में परस्पर संघर्ष भी रहा है। उच्च वर्ग में सदैव से ही या हमेशा से ही निम्न वर्ग का शोषण किया है। वर्गों का जन्म उत्पादन के साधनों को स्वामित्व और अस्वामित्व के आधार पर होता है। तो इस आधार पर समाज में दो प्रधान एवं विरोधी वर्ग का जन्म होता है। एक तो वह जिसका उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व है या अधिकार है और दूसरा वह वर्ग है जो इनसे वंचित होता है। तो वर्गों का जो स्वरूप है उत्पादन के ढंग पर निर्भर करता है। उत्पादन का ढंग भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज प्रौद्योगिकी के कौन से स्तर पर है। शुम्पीटर ने कहा था कि मार्क्स की प्रमुख रुचि जो थी वो वर्गों के विकास में थी। इसी संदर्भ में बोटोमोर भी कहते हैं कि मार्क्स जो है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में वर्गों की भूमिका में रुचि रखते थे। वर्तमान औद्योगिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था के उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व की दृष्टि से दो वर्गों का उदय हुआ था। एक पूंजीपति वर्ग अर्थात दूसरा जिसका कि उत्पादन के साधनों पर अपना पूर्ण स्वामित्व था और दूसरा जो वर्ग जो समाज में देखा गया था वह था लेबर वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग, जिसको हम सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। पूंजीपति जो है अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों को कम से कम लाभ देना चाहते थे, अर्थात श्रमिक वर्ग जो है इस शोषण का विरोध करता था, क्योंकि पूंजीपति जो भी अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर राजनीतिक शक्ति को वो धारण करते थे और श्रमिक के विरोध का जो थोड़ा सा समय के लिए दमन भी कर देते थे, क्योंकि उद्योगों का जो एक स्थान पर केंद्रीकरण होने से, यातायात के साधनों के विकास होने से पूंजीपति और श्रमिक दोनों के बीच में जो आर्थिक और सामाजिक दूरी बढ़ी और उसके कारण ही श्रमिक वर्ग में एकता और चेतना की वृद्धि होती है। वे एकजुट होकर के पूंजीपतियों से संघर्ष करते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स ने आर्थिक कारण को ही वर्ग का आधार माना। यद्यपि वह इस बात से भली भांति परिचित था कि सामाजिक विभेदीकरण से इन दो प्रधान वर्गों के अतिरिक्त विरोधी हितों वाले जो कई दूसरे जो वर्ग हैं, दूसरे जो समूह हैं, वह भी उत्पन्न होते हैं, किंतु उसने इस तथ्य की बिल्कुल अनदेखी की। इसका कारण यह था कि वर्ग विहीन समाज के आदर्श एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता से बंधा हुआ था।
तो मार्क्स ने वर्गों के जन्म में आर्थिक कारण को प्रमुख और बाकी सभी कारणों को इससे प्रभावित मानते थे। धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य सभी कुछ समाज की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होते थे। इसका आर्थिक कारण ही जो वह प्रमुख था, नींव है जिस पर धर्म, सभ्यता, कला एवं संस्कृति की अधोसंरचना कायम है। तो मार्क्स ने श्रमिकों को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जागरूक और एकजुट होने का आमंत्रण देता है। वह कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना है। अर्थात तो मार्क्स जो है मजदूरों को धर्म से बचने के लिए भी कहता है, क्योंकि उसके अनुसार धर्म अफीम है, ऐसा मार्क्स ने कहा है। तो मार्क्स ने क्या कहा कि धर्म क्या है? अफीम है, जिसका प्रयोग पूंजीपति अपने हितों की रक्षा के लिए करता है और पूंजीपति से ही किसी प्रकार का समझौता न करने की बात भी वह कहता है। तो कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों की विजय के प्रति काफ़ी वह आशावादी रहे थे। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग में संघर्ष के सिद्धांत के बारे में ये चर्चा की और उसके आधार पर इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। फिर भी इसके सिद्धांत की को लेकर के आलोचना हुई। इसकी आलोचना जो हुई उसमें सबसे पहले आलोचकों का ये कहना था कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में आर्थिक कारणों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो कारक थे उसकी इन्होंने अवहेलना की। यह पहली आलोचना आलोचकों ने कही। दूसरी आलोचना इन्होंने यह कह करके कही कि आज तक का इतिहास तो ये बताता है कि सभी समाजों में वर्ग रहे हैं। फिर मार्क्स द्वारा वर्ग विहीन समाज का आदर्श जो है वो एक कल्पना मात्र है, जबकि व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। और तीसरी आलोचना में ये कहा गया कि मार्क्स ने यह कभी नहीं बताया कि वर्ग विहीन समाज सामाजिक स्त्रीकरण का क्या आधार होगा, क्योंकि स्त्रीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है। चौथी आलोचना इन्होंने ये कहा कि जिन समाजों में वर्ग व्यवस्था है वहाँ वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लागू हो सकता है, किंतु भारत जैसे देश में जहाँ जाति प्रथा विद्यमान है ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है। अर्थात इसके जो सिद्धांत को लागू वहीं कर सकते जहाँ वर्ग व्यवस्था है। जैसा कि भारत में वर्ग व्यवस्था न होकर के जाति व्यवस्था का प्रचलन था, तो फिर इसको हम यहाँ पर कैसे लागू कर सकते हैं, ये कह करके इन्होंने आलोचकों ने आलोचना की। चौथी आलोचना जॉनसन ने कहा था कि उत्पादन के दौरान संघर्ष की बजाय सहयोग अधिक होता है, बिना सहयोग के उत्पादन ठप हो जाता है और श्रमिक व पूंजीपतियों में सदैव संघर्ष की बात जो है वो उचित प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार नंबर 6 या 6 जो आलोचना हुई थी वो ये थी कि वर्तमान समय में सरकार एवं पूंजीपतियों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं, इसमें उन्होंने संघर्ष के स्थान पर सहयोग बढ़ा है। 7वीं आलोचना मार्क्स की जो कई भविष्यवाणियाँ थी वो गलत सिद्ध हुई और आज वर्गों का विकास उसी प्रकार से नहीं हो रहा जिस प्रकार से उन्होंने उसकी कल्पना की थी। नंबर 8 मार्क्स ने कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आवश्यक नहीं है कि समाज में वर्गों का जो निर्माण उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुसार ही हो। तो उनके विचारों में पक्षपात एवं अवैज्ञानिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार से मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की 8 आलोचनाएं आलोचकों ने की। अब बात आती है दूसरे सिद्धांत की जो सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में है। दूसरा सिद्धांत है फंक्शनल थ्योरी अर्थात प्राकार्यवादी सिद्धांत। तो सामाजिक स्त्रीकरण के प्राकार्यवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने अपना जो लेख लिखा इन्होंने सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में ये कहा और उन्होंने अपना लेख इस मान्यता से ही प्रारंभ किया कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। सभी समाजों में संस्तरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज ये महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का कोई न कोई स्थान निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्न पदों को प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरणा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक विषमता समाज में
अचेतन रूप में विकसित होती है। इसके द्वारा समाज ऐसी व्यवस्था करता है कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही पहुँचे। तो डेविस भी इसी संदर्भ में कहते हैं कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। तो ये बात किंग्सले डेविस ने कही। जो पद सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे पदों के लिए अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। तो महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए विशेष प्रतिभा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ प्रशिक्षण कठिन और खर्चीले होते हैं, उनमें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पदों के लिए समाज आधुनिक अधिक सुविधा एवं पुरस्कार की व्यवस्था भी करता है। उदाहरण के लिए समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है आदि के जो पद हैं वह महंगे और अधिक परिश्रम के बाद ही प्राप्त होते हैं, बजाय एक अध्यापक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद। अतः इन पदों के लिए समाज द्वारा अधिक वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि विभिन्न पदों को धारण करने और उनके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए समाज लोगों को क्या पुरस्कार देता है। तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि समाज 3 प्रकार के पुरस्कार देता है। पहला ये कि समाज वह वस्तुएं देता है जो व्यक्तियों के जीवन यापन और आराम के लिए आवश्यक होती है, अर्थात आर्थिक प्रोत्साहन। दूसरा, समाज मन, बहलाव तथा सौंदर्य तथा बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएं प्रदान करता है। तीसरे प्रकार के पुरस्कार के रूप में कहा कि समाज आत्मसम्मान एवं अहम की तुष्टि करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात प्रतीकात्मक प्रोत्साहन देता है। उदाहरण के लिए वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र प्रदान किए जाते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री आदि उपाधियां भी सम्मानजनक पुरस्कार हैं। इस प्रकार से जब समाज में कुछ लोगों को अधिक पुरस्कार सुविधाएं प्रदान की जाती है और कुछ को कम, तो समाज में स्वतः ही संस्करण पैदा हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह सिद्धांत केवल ओपन समाजों में ही होता है, जहां व्यक्ति योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर पदों को प्राप्त कर सकता है, या उन समाजों पर लागू होता है जहां पद जन्म तथा पारिवारिक स्थिति के आधार पर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अनेक पद जाति के आधार पर प्राप्त होते हैं। डेविस भी ये कहते थे कि ये सिद्धांत बंद एवं मुक्त दोनों ही समाज पर लागू होता है, क्योंकि संस्करण में व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि पदों का एक रैंकिंग होती है, अर्थात क्रम विन्यास होता है। भारत में भी पदों के महत्व और कार्यों की प्रकृति के अनुसार ही क्रम विन्यास पाया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि स्त्रीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है। ये प्राकार्यवादियों का कहना था। फिर भी प्राकार्यवादियों के सिद्धांत की कई समाजशास्त्रियों ने आलोचना की थी। इसमें बोल्टामोर ने कुछ आलोचनाएं जो बताई है प्राकार्यवादी सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिकों के लिए, उसमें उन्होंने ये कह के आलोचना की थी। उसकी पहली आलोचना थी कि ये बात सही नहीं है कि स्त्रीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है और सभी समाजों में पदों की एक सुनिश्चित व्यवस्था है। दूसरी आलोचना ये हुई कि प्राकार्यवादियों द्वारा जो प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियां और संदिग्ध सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों दोनों ही शब्दावलियां स्पष्ट नहीं है। समाज में सभी पद एवं व्यक्ति अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज को सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है। क्या चमार, जुलावा, हरिजन का कार्य राजा से कम महत्वपूर्ण है? फिर भी ये कहना सही नहीं है कि महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति ही पहुंचते हैं। कई बार अयोग्य व्यक्ति भी सिफारिश के कारण या घूस के कारण महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाते हैं। तो कई बार ये व्यक्तियों की रुचि पर निर्भर करता है कि यह परिस्थितियां जो है ग्रहण करें या नहीं। इसी प्रकार तीसरी जो आलोचना हुई वो यह कह के हुई कि ये सिद्धांत व्यक्तियों के पदों की अवधारणा पर आधारित न कि सामाजिक श्रम और वर्ग पर। चौथी आलोचना यह कह के हुई कि ये सिद्धांत सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न प्रकारों और एक प्रकार से दूसरे प्रकार में
परिवर्तन की प्रक्रिया को विवरण प्रस्तुत नहीं करता है, केवल ये उन्हें स्वीकार मात्र करता है। इसी प्रकार जो पांचवी आलोचना हुई वह यह कह के हुई कि यह सिद्धांत सामाजिक स्त्रीकरण और राजनीतिक संघर्ष के बीच संबंधों पर प्रकाश नहीं डालता। तो बोटोमोर द्वारा जो प्रस्तुत ये जो आलोचनाएं हुई वो महत्वपूर्ण है, परंतु फिर भी उसकी इस आलोचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्त्रीकरण जो है सार्वभौमिक नहीं है। इसी संदर्भ में अन्य सिद्धांत भी सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में समाजशास्त्रियों ने दिए थे। उसमें मैक्स वेबर का सिद्धांत भी आता है। मैक्स वेबर भी मार्क्स की भांति संस्करण को उत्पन्न करने में वर्गों के महत्व को स्वीकार करते थे। ये वर्ग के निर्धारण में आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार करते थे। प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाएं वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक कार्ल मार्क्स का सवाल है, उन्होंने आर्थिक कारकों को ही महत्वपूर्ण माना है। वहाँ केवल आर्थिक के आधार साथ साथ प्रॉपर्टी और सत्ता को भी महत्वपूर्ण माना है, ऐसा मैक्स वेबर का कहना था। प्रॉपर्टी के आधार पर दो वर्ग बना सकते हैं, एक प्रॉपर्टी का अधिकारी, दूसरा जिसके पास संपत्ति नहीं होती है। इस प्रकार सत्ता एवं सम्मान भी समाज में स्तर पैदा करते हैं। तो संपत्ति पर अधिकार रखने वाले लोगों का समाज में विशिष्ट सम्मान होता है, और जो सत्ता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं वे भी इस प्रकार से प्रॉपर्टी, शक्ति और सम्मान समाज में स्त्रीकरण पैदा करते हैं। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने आर्थिक के साथ साथ सत्ताधारी व्यक्तियों को भी स्त्रीकरण के आधार के रूप में प्रयोग किया है। इसके अलावा आदर्श थ्योरीज भी सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में कुछ समाजशास्त्रियों ने बताई थी, जिसके संदर्भ में हम यहाँ चर्चा करें तो वेबलेन ने अपने एक पुस्तक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, अर्थात वे विलासी वर्ग का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। वह वर्ग जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति बहुत होती है, जो उत्पादन की प्रौद्योगिकी प्रणाली को अपनाता है, तो विलासी वर्ग के नाम से वह जाना जाता है। ये वर्ग आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होता है। इसका अधिकार बड़े बड़े उद्योगों, व्यापार, बैंक, कानून व्यवस्था, औद्योगिक संस्थानों पर होता है। आर्थिक बल के कारण ही ये वर्ग अन्य सभी लोगों से अधिक सुविधाएं और आराम भोगता है। दूसरों पे अपना प्रभुत्व कायम भी ये वर्ग करता है। ये वर्ग किसी प्रकार का उत्पादन कार्य तो नहीं करता है, परंतु इस प्रकार वेबलेन समाज को दो वर्गों में विभक्त करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला जो वर्ग है वह है जो अनुत्पादक होते हुए भी अपनी आर्थिक शक्ति के कारण विलास की वस्तुओं को उपभोग करता है। दूसरा वह जो उत्पादन कार्य में लगा होने पर भी अपनी क्षीण आर्थिक स्थिति के कारण इच्छा अनुसार उपभोग करने में वह असमर्थ होता है। तो कहने का तात्पर्य वेबलन का जो मत था वो उपभोग के संबंध में ये भिन्नता बताई जो कि आदिकाल से ही चली आ रही है, किंतु उस समय परंपराएं ये तय करती थी कि कौन किस वस्तु का उपभोग करेगा। इस प्रकार समाज में ऊंचे एवं नीचे दो वर्ग बन जाते हैं जो संस्करण पैदा करते हैं। इसी संदर्भ में वार्नर ने भी स्त्रीकरण के संबंध में अपने विचार दिए थे। उन्होंने भी समाज में वर्ग बनने के आधारों का अध्ययन किया और कहा कि सम्मान और परिस्थिति समूह वर्ग निर्माण में सहायक हैं। उसने अमेरिकी समाज में 6 वर्गों का उल्लेख किया था जो इस प्रकार से हैं। उन्होंने सबसे पहले उच्चतम वर्ग, दूसरे स्थान पर निम्न उच्चतम वर्ग और तीसरे स्थान पर उच्च मध्यम वर्ग, चौथा निम्न मध्यम वर्ग और पांचवा उच्च निम्न वर्ग और अंत में निम्नतम वर्ग। इस प्रकार से वार्नर ने समाज को 6 वर्गों में विभाजित किया था। इसी के साथ सी राइट मिल्स ने भी स्त्रीकरण के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति सेना के उच्च अधिकारियों से अपने संबंध कायम कर लेते हैं और समाज में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली बन जाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनका आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव कम या नगण्य होता है। ये सब भिन्नता ही समाज में
स्त्रीकरण पैदा करते हैं। इसी के साथ टॉलकट पार्सन्स ने भी स्त्रीकरण के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे। उन्होंने भी प्रॉपर्टी के आधार पर सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण किया था। इसी प्रकार गोल्ड हैमर और सील्स ने भी शक्ति को सामाजिक संस्करण का एक आधार माना। तो इस प्रकार से सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत की चर्चा हमने की है। उसके अलावा कुछ समाजशास्त्रियों ने आर्थिक या प्रॉपर्टी या संपदा या शक्ति के आधार पर समाज में स्त्रीकरण के बारे में चर्चा की है। थैंक यू, धन्यवाद।